नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एनसीईआरटी की हमारी सेकंड बुक है, मतलब पार्ट 2, उसमें जो बहुविकल्पीय अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके उत्तर और उनके कारण मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप इन्हें अच्छी प्रकार से कर लें क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कक्षा 11 के एग्जाम होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं वो अक्सर एनसीईआरटी से आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चंस का हम यहाँ पर आपके सामने वर्णन कर रहे हैं। आप देखिएगा इनके उत्तर किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले 10वां लेसन ने जो है हमारा एस ब्लॉक के तत्व का है, उसमें ये 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पाए जाते हैं। 10.30 इनमें से किस क्षार धातु का गलनांक न्यूनतम है? इनमें से किस क्षार धातु का गलनांक न्यूनतम है? क सोडियम, ख लिथियम, ग रुबिडियम, घ सीजियम। गलनांक न्यूनतम बताना है, मैंने इसका गलनांक सबसे कम होगा। बहुत आसान प्रश्न है, आपको इसके आकार पे ध्यान रखना है। अगर हम देखें तो जो हमारी क्षार धातु हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, यहाँ हमारा जो आकार है वो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है। लिथियम का सबसे ज्यादा आकार हमारा सोडियम का होता है और सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का होता है, और उसके बाद पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम का होता है और रुबिडियम से ज्यादा सीजियम का होता है। तो जिसका आकार बड़ा होगा उसका गलनांक सबसे कम होगा, क्योंकि आकार और गलनांक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहाँ आकार सबसे ज्यादा सीजियम का है, इसलिए इसका गलनांक सबसे न्यूनतम होगा। दूसरा प्रश्न है 10.31 निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु जल योजित लवण देती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। ये भी हमारे आकार पर निर्भर करती है, परंतु यहाँ जो आकार होगा वो आयन का होगा। किसका होगा? आयन का। लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और सीजियम आयन। जैसे जैसे आयन का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे ही जल योजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन एंथैल्पी जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। क्योंकि जल योजन एंथैल्पी जिनका आकार सबसे अधिक होगा उनकी सबसे कम होगी। तो सीजियम आयन का आकार सबसे अधिक होगा और लिथियम आयन का सबसे कम, और ये इसके विपरीत है। तो लिथियम आयन की जो जल योजन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लिथियम जल योजित लवण ज्यादा बनाता है। कौन बनाता है? जल योजित लवण लिथियम बनाता है। तो क्यों बनाता है? क्योंकि लिथियम आयन Li पॉजिटिव लिथियम आयन का जो आकार है वो सबसे छोटा है। कैसा आकार है? आकार छोटा, इसलिए इसकी जल योजन, ये ध्यान रखेंगे, जल योजन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। जल योजन एंथैल्पी इसमें क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, और जिनकी जल योजन एंथैल्पी ज्यादा होती है वे ही धातु जल योजित लवण देते हैं। तो यह लिथियम जल योजित लवण बनाएगी। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु कार्बोनेट ताप के प्रति सबसे अधिक स्थायी होती है? जिन कार्बोनेटों में धनायन का आकार सबसे बड़ा होगा, धनायन का आकार सबसे बड़ा होगा, ऐसे कार्बोनेट क्या होंगे? हमारे स्थायी होंगे। वे आसानी से क्या नहीं हो सकते? गर्म करने पर अपघटित नहीं हो सकते। यहां पर अगर हम देखें मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, स्ट्रांसियम आयन है और बेरियम आयन है। इन सब आयनों में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा आकार बेरियम आयन का है। धनायन का सबसे बड़ा आकार किसका है? बेरियम आयन का। इसलिए इसका जो कार्बोनेट होगा वो सबसे अधिक स्थायी होगा, और उत्तर हो जाएगा BaCO3। तो 3 प्रश्न हमने पढ़े, तीनों के तीनों प्रश्नों पर आकार पर निर्भर कर रहा है। तो आपको ध्यान रखेंगे, पहले वाले में हमारा उत्तर सीजियम हो गया है, क्षार धातु गलनांक न्यूनतम, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा है। फिर क्षार धातु जल योजित लवण कौन सी बनाती है? लिथियम बनाती है, क्योंकि इसकी जल योजन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका आकार छोटा है। और यहाँ बेरियम का आकार सबसे बड़ा होने के कारण इसका जो कार्बोनेट है
वह ताप के प्रति अधिक स्थायी होता है। अब हम अगले चैप्टर पर चलते हैं। 11वीं यूनिट में भी आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। इनका हम देखते हैं कि कौन सा उत्तर किस प्रकार से आता है। बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? देखो, बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7। तो जब हम इसको पानी में डालेंगे तो एक Na के कारण NaOH बनेगा और इसके कारण हमारा H3BO3 बनेगा। ये इसके जलीय विलयन का जो रिजल्ट आता है वो है। तो यहाँ NaOH एक प्रबल क्षार है। कैसा है? प्रबल क्षार। और H3BO3 होता है एक दुर्बल अम्ल। कैसा अम्ल होता है? दुर्बल। तो यहाँ मूल रूप से जो क्षार बना है वो एक प्रबल क्षार है, इसलिए इसकी जो प्रकृति होगी वह क्षारीय होगी। यदि इसमें कोई प्रबल अम्ल बनता तो अम्लीय होती, और दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार बनते तो उदासीन होती। इसलिए हमारा उत्तर इसमें क्या होगा? क्षारीय होती है। दूसरा प्रश्न है इसमें, बोरिक अम्ल के बहुलकीय होने का कारण। बहुलक जो बोरिक अम्ल बनाता है उसका विशेष कारण ना तो उसकी अम्लीय प्रकृति होती है, ना उसकी क्षारीय प्रकृति, और ना उसकी ज्यामिति है। मेन रूप से जब भी कोई बहुलक रूप दिखाता है तो साधारणतः देखा जाता है कि उनके अंदर हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रकृति होती है। इसलिए इसमें उत्तर होगा बहुलकीय होने की जो प्रवृत्ति है वो हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण होती है, क्योंकि बोरिक अम्ल के जो अणु है उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो एक बोरिक अम्ल का हाइड्रोजन दूसरे बोरिक अम्ल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिससे बोरिक अम्ल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक बहुलकीय संरचना प्राप्त हो जाती है। डाइबोरेन में बोरोन का संकरण कौन सा होता है? डाइबोरेन B2H6 है। B2H6 को अगर आपको ध्यान हो तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है B2H6 का। यहां पर हाइड्रोजन दिखाए जाते हैं और ये हमारे BHB बॉन्ड होते हैं, जो हमारे ब्रिज बॉन्ड भी कहला सकते हैं और बनाना बॉन्ड कहलाते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो जो बोरोन है, कौन है? बोरोन, वो 4 बंध बना रहा है, 1 2 3 4। तो 4 बंध बना रहा है, इसलिए इसमें संकरण होगा एक S और 3 P, sp3। तो ये बोरॉन जो है हमारा इसमें कैसा रहता है? sp3 के रूप में रहता है, क्योंकि इधर जो ये डॉट डॉट दिखाया गया है, ये वाला जो डॉट डॉट दिखाया गया है, इधर भी हम देखिए एक डॉट डॉट ये है और एक डॉट डॉट ये है। तो ये हमारे रिक्त ऑर्बिटल रहते हैं sp3 में। sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन के साथ, और ये रिक्त होता है, और ये इधर भी ये वाला भी रिक्त होता है। तो ये रिक्त ऑर्बिटल भी हमारे संकरण में भाग लेते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा sp3 संकरण। ध्यान रखेंगे जो डाइबोरेन है उसका संकरण कौन सा है? sp3। ऊष्मा गति के रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? 11.36 प्रश्न है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, कोयला। अगर आपने पढ़ा होगा तो जो डायमंड है, हीरा है, उसका जो गलनांक है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ आकृति के कारण जो ग्रेफाइट है सबसे अधिक स्थायी ग्रेफाइट होता है। किसके कारण? ज्यामितीय आकृति के कारण। कौन स्थायी होता है? ग्रेफाइट। तो ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात होती है कि जो अगर हम गलनांक देखते हैं तो सबसे ज्यादा डायमंड का है, उसकी आकृति इस प्रकार की है, लेकिन स्थायी रूप से जो पाया जाता है वह कार्बन ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। तो सर्वाधिक स्थायी रूप, अपर रूप जो है वो किसका है? ग्रेफाइट का है, कार्बन के लिए। अब निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों का कौन सा कथन सत्य है? यह बताया गया +4 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ऋणायन बनाते हैं 2 नेगेटिव चार्ज वाला, धनायन बनाते हैं 4 पॉजिटिव चार्ज वाला, 2 धनावेश वाला धनायन बनाते हैं और 4 नेगेटिव वाला आयन बनाते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कार्बन परिवार के तत्व हैं वे साधारणतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन
तीन तत्व के बाद टिन और लेड पर आते हैं। तो टिन और लेड की जो प्रकृति है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वे +2 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये +2 तथा +4 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे, +2 ऑक्सीकरण संख्या स्थायी रह जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कौन से बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। अब ये 12वीं यूनिट है। इस 12वीं यूनिट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो उनकी संख्या है पूरी 5। इन 5 हम सवालों को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक यौगिक है। इस यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 का आबंध किन संकलित कक्षकों के युग्म से निर्मित होता है। मतलब क्या है कि ये जो हमारा यौगिक है, मैं आपको यहां इसे लिख के दिखाता हूं। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, और ये मैं लिखता हूं यहां पर CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें उसने पहले तो हमें C2 और C3 ढूंढना होगा। तो C2 C3 कैसे देखेंगे, यहां ट्रिपल बॉन्ड है पहले नंबर पर, इधर डबल बॉन्ड है पहले नंबर पर। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पर होते हैं, तो जब हम गिनती गिनते हैं तो द्विबंध को वरीयता देते हैं डबल बॉन्ड को। तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ये वाला युग्म हो गया C2 और C3, क्योंकि ये 2 नंबर कार्बन है और ये 3 नंबर कार्बन। तो उसने भी पूछा है C2 और C3, मतलब इस जोड़े में इस पे कौन सा संकरण है और इस पे कौन सा संकरण। देखो कैसे पता करेंगे। हाइड्रोजन का ध्यान रखेंगे, हमेशा एकल बंध बनाता है, और एकल बंध का मतलब होता है सिग्मा बंध। तो हम हर कार्बन के चारों तरफ सिग्मा बंध गिनेंगे, और ध्यान रखेंगे सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध होता है, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, और हमें केवल सिग्मा गिनने हैं। जबकि डबल बॉन्ड में पाई की बात करें तो 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, और सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बंध होता है। तो यहां देखेंगे हम, इस हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बंध बन गया, और ये एक सिग्मा बंध है। इसे मैं यहां दिखा देता हूं आपको। ये H में अगर यहां ले जाऊं तो आप देखेंगे कि यहां पर इस कार्बन के 4 बंध है, एक सिग्मा बंध ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, और इसकी तरफ कोई सिग्मा नहीं है। तो 3 सिग्मा होने के कारण sp2 संकरण, कौन सा संकरण हो गया इस कार्बन पर, sp2। और इसमें देखते हैं हाइड्रोजन में, फिर दोबारा से इसमें सिंगल बॉन्ड करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, अब एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर। तो इस कार्बन के चारों तरफ देखते हुए सिग्माओं की संख्या 1 2 3 4 है। तो S और 3p, तो ये जो युग्म है कार्बन 2 और कार्बन 3, sp2 और sp3 संकरण ले रहा है। कौन सा ले रहा है, sp2 और sp3 संकरण, अर्थात इसका उत्तर ग ठीक होगा। कौन सा ठीक होगा, ग। किसी कार्बनिक यौगिक में लैसग्ने परीक्षण द्वारा नाइट्रोजन की जब हम जांच करते हैं तो बिल्कुल गाढ़ा नीले हरा रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिसे हम प्रेशियन ब्लू कहते हैं। ये जो प्रेशियन ब्लू है, इसका सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सूत्र होता है Fe4 FeCN का होल 6 फेरेसोफेरिसाइनाइड, Fe4 FeCN का होल 6 होल थ्राइस। इसका एक सूत्र और होता है K FeCN का होल 6। 2 बार Fe अगर इसमें दिया गया हो तो भी हमारा क्या होता है, ये प्रेशियन ब्लू ही होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, या तो ये सूत्र लगाओ या ये Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, इसमें उत्तर ठीक होगा। अब कार्ब धनायनों में से कौन सा सबसे अधिक स्थायी है। कार्ब धनायनों का आप ध्यान रखेंगे, जो कार्ब धनायन होते हैं उसमें प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन होते हैं। प्राथमिक कार्बन कौन सा होता है, जो एक कार्बन से जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, तृतीयक कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। तो ऐसा धनावेशित कार्बन
जो 3 कार्बन से जुड़ा रहता है तृतीयक होता है, 2 कार्बन से जुड़ा रहता है द्वितीयक होता है सेकेंडरी, और 1 से जुड़ा रहता है वो कैसा होता है, वो होता है प्राइमरी। और हमेशा ध्यान रखेंगे इनका स्थायित्व प्राइमरी से तृतीयक की ओर बढ़ता जाता है, तो सबसे ज्यादा स्थायी तृतीयक होगा। तो यहां हम देखेंगे ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा तृतीयक है, ये हमारा फिर प्राइमरी है, ये हमारा द्वितीयक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो तृतीयक कार्बन परमाणु है उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, और वो है हमारा ये। मैं आपको एक बार फिर इसको यहां नीचे करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये द्वितीयक और तृतीयक हम पहचान रहे हैं। ऊपर वाला प्रश्न हम कर चुके हैं, तो इसे हम मिटो देते हैं, तो यहां हमें आराम से एक थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। ये तीनों प्रश्न, दोनों प्रश्न में यहां पर रब कर देता हूं। तो अब देखिएगा आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा। यहां देखिए ये CH2 प्लस है, CH2 का मतलब एक H इधर गया, एक H इधर गया और एक प्लस चार्ज, ठीक है। CH2 प्लस हो गया, और यहां पर एक 2 3 एक पॉजिटिव चार्ज है तो 3 ही बंद रहेंगे, और एक कार्बन, और यहां पर ये इस प्रकार से CH3 CH3 CH3, ये हमारा ये पहला वाला है। तो यहां पर जो ये कार्बन है जो धनावेशित है, ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है इस साइड में से, इसलिए ये प्राथमिक कार्बन है, ठीक है। इसे 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। और इसमें देखेंगे हम C पॉजिटिव चार्ज है, और तीनों के तीनों बंद CH3 से जुड़े हैं, मतलब प्रत्येक तरफ ये कार्बन से जुड़ा है, ये तृतीयक कार्बन है, क्योंकि इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी, तो 3 कार्बन से जुड़ा है, और 3 कार्बन बोले तो तृतीयक कार्बन। अब इसको देखेंगे हम, तो इसमें भी हम देखते हैं CH3 CH2 और CH2 अगेन CH2 पॉजिटिव, ये देखो ये तो केवल कार्बन इसी कार्बन से जुड़ा है ना भाई, तो ये प्राथमिक कार्बन है। और यहां अगर हम देखेंगे तो CH3 CH एक पॉजिटिव, CH2 CH3, यहां देखो इस कार्बन से इधर हाइड्रोजन है, हमें केवल कार्बन गिनने हैं, तो ये इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर भी, तो 2 कार्बन से जुड़ा है द्वितीयक कार्बन। तो ऐसे कार्बन जो तृतीयक कार्बन होते हैं वो सबसे अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए सबसे अधिक स्थायी होगा हमारा ये ख उत्तर सही CH3 का होल थ्राइस C। इस प्रकार से ये उत्तर बन गया है, ठीक है। तो हमने इसलिए इस पर निशान लगाया ख पर। अब कार्बनिक यौगिक के पृथक्करण और शोधन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? देखो मैं आपको बताऊं, क्रिस्टलन ठोस पदार्थों के लिए होता है, आसवन द्रवों के लिए होता है, ऊर्ध्वपातन ऐसे पदार्थों के लिए होता है जो सीधे ठोस से किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं, उसमें द्रव नहीं आता, तो इसके अलग पदार्थ हैं, इसके अलग पदार्थ हैं, इसके अलग पदार्थ हैं। लेकिन जो क्रोमेटोग्राफी है, वर्ण लेखन हम इसे कहते हैं, जो क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन है वह चाहे वो ठोस पदार्थ हो, चाहे द्रव पदार्थ हो, चाहे गैस पदार्थ हो, किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, इससे हम पृथक्करण और उसका शोधन कर सकते हैं। तो सबसे सर्वोत्तम विधि क्रोमेटोग्राफी होती है, इसलिए इसका उत्तर होगा क्रोमेटोग्राफी। अब हमारा ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम देखते हैं कि इस पुस्तक में और बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है। तो आपने देखा कि ये आखिरी प्रश्न है, और इसमें देखो यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये क्रिया दे रखी है। भाई मैं आपको बताऊं कि इस क्रिया के पहले हम नीचे के 2 ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञ माने विलोपन, विलोपन माने होता है किसी भी अणु से कोई चीज बाहर निकल जाना, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई चीज बाहर निकल गई है, केवल बाहर निकलना होता है, तो विलोपन। संकलन जुड़ना होता है, केवल जुड़ना भी इसमें नहीं हो रहा है, तो ये दोनों उत्तर तो गलत ही हैं, ठीक है। अब आ गया प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि यहां से आयोडीन हटी और OH लगा, यही तो हो रहा है। देखो CH3 CH2I और यहाँ CH3OH, तो यहां हो गया एक पदार्थ ने दूसरे पदार्थ की जगह बदल दी, तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन तो 2 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा जिससे क्रिया कर रहा है कि इसमें हमारा कौन सा यौगिक है। OH पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है,
और इलेक्ट्रॉन स्नेही पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां जो प्रतिस्थापन किया गया है वो OH नेगेटिव द्वारा किया गया है, अर्थात नाभिक स्नेही से किया गया है। तो इसलिए इस प्रतिस्थापन का नाम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा। इस प्रकार से मैंने आपको इस पुस्तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न कारण सहित बता दिए हैं। 100% जो आपके अगर एनसीईआरटी से कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं में से आएगा। इन्हें आप अवश्य कर लें, याद कर लें अच्छी तरीके से। बेस्ट ऑफ लक।